फर्नीचर बैठा था और रुपन बाबू रंगनाथ और ऐंचा ताना प्रसाद को भंग घोटने के तरीके और फायदे समझा रहा था कि तभी दूर से खट 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 की आवाज आई। देखा कि कोई चला आ रहा है। सनीचर ने कहा कि लगता है लंगड़वा आ रहा है। रुपन बाबू ना लंगड़ी तो है। वो सज्जन जिन्हें लंगड़ कह के उनकी इज्जत अफजाई की जा रही थी, जब वो करीब आए तो रुपन बाबू ने पूछा, कबे लंगड़ मिल गई तुझको तेरी मसल? ना बाबू ना, वो मसल बाबू कह रहा है कि जो दरखास्त हमने दी थी उसके 44वें खाने में कोई गलती रह गई है, तो कह रहा फिर से दरखास्त तो तब मिलेगी तब जाके देखा जाएगा। रुपन बाबू बोले, अबे तू अवघड़ आदमी है, तू काहे नहीं उसको पैसा दे देता, नकल ले लेता है। लंगड़ नाम के सज्जन बोले, ना रुपन बाबू तू तो सत्य की लड़ाई है, अब तो मैं सत्य पे ही रहूंगा। तो रंगनाथ ने पूछा, क्या बात है रुपन, इनका क्या मसला है? रुपन ने कहा, अरे रंगनाथ बाबू ये टिपिकल गधा है, ये जो है वो भगत सिंह आदमी है, दादू और कबीर के भजन गाया करता था, बीवी इसकी मर गई, बच्चों को इसने मरा हुआ समझ लिया, तो जब भजन गाते गाते थक गया तो बोरियत मिटाने के लिए इसने एक दीवानी का मुकदमा दायर कर दिया। अब दीवानी का मुकदमा दायर करने के बाद इसको पिछले मुकदमे की नकल चाहिए थी। नकल लेने मसल बाबू के पास पहुंचा, उन्होंने कहा जी 5 रुपए लूंगा। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, 2 रुपए का रेट है। तब बाबू ने कहा कि अब तो 5 रुपया बोल दिए तो 5 रुपए लूंगा। अब इस पे बोला कि बाबू ऐसी बात है तो मैं तुमको 1 रुपया ना दूंगा, नकल लूंगा तो कायदे कानून से 1 नंबर के तरीके से लूंगा। उस पे बाबू बोला कि ठीक है बेटा, अब तो मैं तुमको दूंगा तो 1 ही नंबर के तरीके से दूंगा। 1 नंबर से लेना चाहता है, वो 1 नंबर से देना चाहता है, इसलिए यहाँ इन लोगों का मामला रखा हुआ है। इसी को सत्य की लड़ाई कहते हैं। महात्मा गांधी की लड़ाई वही होती है जहाँ दोनों तरफ सत्य। ऐसा रंगनाथ प्रसाद ने कहा, जी तुम इनको लंगर क्यों कहते हो? रंगनाथ बाबू ने अच्छा ताना प्रसाद से तुमको लंगर क्यों कहते हो? अच्छा ताना प्रसाद ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बाबूजी लंगर तो लंगर नहीं तो और क्या कहें। हाजिर इस मामले में शिवपालगंज अति सत्यवादी जगह है, गांव है, और इसे कहा जाए तो गलत ना होगा कि कंप्लीटली अनवोक कंट्री है। यहाँ हर चीज को सत्य की निगाह से देखा और बोला जाता है। यहाँ जो आदमी लंगड़ा है उसको लंगड़ कहकर बुलाया जाता है, जो आदमी काना है उसे ऐंचा ताना, और इज्जत देनी हो तो ऐंचा ताना प्रसाद कह देते हैं। जो आदमी अंधा हो उसे अंधा, कभी इज्जत देनी हो तो सूरदास कह देंगे। जिस आदमी के 6 उंगलियां हैं उसे छानुरबल, जिसके चेहरे पे छत्ते के निशान है उसे छत्ता प्रसाद, जो आदमी बूढ़ा है उसे बुढ़ा, जो औरत बूढ़ी है उसे बुढ़िया खूसट, जो औरत बच्चे नहीं दे सकती उसे बांझ, बाकी औरतों को उल्टा बच्चलन आवारा, जो आदमी से कमजोर है उसे पागल। ये हमारी यूनिक सांस्कृतिक रिवायत है जिसकी रूह से गणेश को गजानन और इंद्र को सहस्राक्ष कहकर उनके बचपन की दुर्घटनाओं की बार बार उन्हें याद में बाहरी आदमी थे लंगड़ प्रसाद जी, जो जिनको कहा जा रहा था, उनकी तरफ मुड़ के देखा और कहा, अजी लंगड़ तुम्हारा असली नाम क्या है? उन्होंने कहा, अब तो सभी लंगड़ कहते हैं बाबूजी, बचपन में माँ बाप ने लंगड़ प्रसाद नाम रखा। तो हाज़रीन, एक अस्तबल, एक कमरा, एक गुमटी और 3-4 एकड़ ऊसर जमीन, इन्हीं सब इमारतों पर मुश्तमिल था शिवपालगंज का छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज। यहां से इंटरमीडिएट पास करने वाले विद्यार्थी ये कह सकते हैं, सिर्फ इन्हीं इमारतों की बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि वे नालंदा से भी आगे हैं, शांति निकेतन से भी आगे हैं, तक्षशिला से भी आगे हैं। वे असली भारतीय विद्यार्थी हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम कि नलके का पानी क्या होता है, बिजली क्या है, पक्का फर्श किसे कहते हैं, सैनिटरी फिटिंग्स किस चिड़िया का। उन्होंने विलायती तालीम शुद्ध देसी अंदाज में हासिल की, और इतना पढ़ लिख लेने के बावजूद उनका पेशाब बंद कमरों में ऊपर चढ़ जाता है और उतरता है तो पेड़ के। इन हालात के बावजूद हाज़रीन, शिवपालगंज इंटरमीडिएट कॉलेज में टीचरों की कमी नहीं रही। असल में राजा राम मोहन
नॉर्मन रॉय के जमाने से ये फरेब इस हिंदुस्तान में फैल गया है कि स्कूल मास्टरी एक इज्जतदार पेशा है। गालबन उसकी वजह शायद यही है कि क्लासरूम में किसी सल्तनत से कम नहीं। इसीलिए शाहजहां को औरंगजेब ने जब कैद किया था तो बच्चों को भी पढ़ाने की इजाजत न दी थी कि शहंशाहियत का भूत दिमाग से उतरेगा। आज हमारे मुल्क और हमारे समाज में दरअसल 3 चीजों पे, जिंदगी और करियर में 3 चीजों पे बहुत जोर दिया जाता है। अव्वल इज्जत, दो इज्जत, सोम इज्जत। आज भी दुनिया के किसी और मुल्क में इज्जत पे इतना जोर नहीं है जितना हिंदुस्तान जन्नत निशान है। हमारे जहां दीदा बुजुर्ग आज भी किसी को दुआ देते हैं तो कहते हैं खुदा तुम्हें इज्जत व आबरू के साथ रखे, इज्जत व आबरू के साथ उठाए, इज्जत व आबरू के साथ नौकरी करो, इज्जत व आबरू के साथ मिटाए। इज्जत पे इतना जोर देने का हाल भी जाहिर सी बात है, वजह यही है कि हर कदम कदम पे इस मुल्क में और समाज में हमें जलील होने के मौके मिलते हैं। एक महकूम और एक मगलूब कौम जिसने 250 साल से अंग्रेजों की गुलामी में मुब्तला है और कदम कदम पर उसे नौकरी की दरकार है, नौकरी के लाले हैं, नौकरी करनी है, नौकरी बचानी है, इज्जत और रुसवाई को ताक पे रखना है। वो अगर इज्जत की दुआ ना करे तो क्या करे हाज़रीन, कि क्या कहें अहवाल, क्या कारे नुमाया कर गए, ये किया नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो हाज़रीन, छंगावाली इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रबंध समिति में बैद जी का दबदबा था, पर पिछले कुछ दिनों से रामाधीन भीखम खेड़वी अपना एक अलग गुट बनाने में धीरे धीरे कामयाब है। भीखम खेड़ा के बारे में ये मशहूर था कि यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, पर भीखम खेड़ा आज भी वहीं का वहीं है। तो जनाब, जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, रामाधीन भीखम खेड़वी शायर थे। बैद जी के बेटे बद्री पहलवान ने एक आटे की चक्की खोली थी तो क्या शेर कहा रामाधीन भीखम खेड़वी साहब ने कि क्या करिश्मा है ए रामाधीन भीखम खेड़वी, क्या करिश्मा है ए रामाधीन भीखम खेड़वी, खोलने कालिक चले आटे की चक्की खुल गई। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये भीखम खेड़वी कैसा तखल्लुस है, कितना अटपटा तखल्लुस है। क्यों अटपटा क्यों भाई? जब गोंडवी हो सकता है, अमरोवी हो सकता है, मछली शहरी हो सकता है, रांचली हो सकता है, गयावी हो सकता है, यहां तक के फफूंदवी हो सकता है। तो जनाब, भीखम खेड़वी कॉलेज में जो गुट बना रहे थे तो उनकी नजरें इंतखाब पड़ी थी खन्ना मास्टर साहब के पास, जो इतिहास पढ़ाते थे और कॉलेज के सीनियर मास्टर खुद को समझते थे। तो रामाधीन भीखम खेड़वी के वरगलाने पर वो बैद जी के पास पहुंचे, क्योंकि प्रिंसिपल तो बैद जी का ही आदमी था, और उनसे गुजारिश की कि खन्ना मास्टर साहब को वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाना चाहिए। बैद जी ने कहा यह एक नवीन चिंतन है, मैं नौजवानों को नवीन चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, अच्छी बात। पर यह प्रश्न प्रबंध समिति की अलग बैठक का है। अगर प्रबंध समिति की अलग बैठक में यह प्रश्न आया तो इस पर समुचित विचार किया जाए। बेचारे खन्ना मास्टर अपनी सादा लोहे में ये ना समझ सके कि प्रबंध समितियों की अलग और अगली बैठकें कभी नहीं होती है। तो हाज़रीन, छंगावाली इंटरमीडिएट कॉलेज में एक दिन साइंस का क्लास लगा था। मास्टर मोतीराम, जो कि बीएससी पास थे, लड़कों को आपेक्षिक घनत्व पढ़ा रहे थे। बाहर खिड़की के अनुप्रास अलंकार में कहें तो उस छोटे से गांव में छोटेपन की छटा छाई हुई थी। शक्कर मिल की तरफ ईख से भरी हुई बैलगाड़ियां दौड़ी चली जा रही थी और गांव के मरियल लड़के गाड़ी से ईख खींच खींच के भाग रहे थे। गाड़ी वाला उन्हें खींच खींच के गालियां दे रहा था। पर हाज़रीन, आप तो जानते ही हैं कि गालियों का मौलिक महत्व आवाज की ऊंचाई में है। लफ्ज जो है, जैसे मैं कहूं अबे क्या कर रहे होगे और आप पलट के कहे अबे किसको कह रहा है, तो गालियां और जवाबी गालियां एक दूसरे को ऊंचाई पर काट रही थी। लड़के नाटक का मजा ले रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे कि तभी एक विद्यार्थी खड़ा हुआ जिसका मुंह घोड़े की तरह था और
जरूर किसी प्रोपेगेंडा में फंस करके वहां आ गया था कॉलेज में पढ़ने। उसने सवाल किया, मास्टर साहब अपेक्षित घनत्व किसे कहते हैं? अपेक्षित घनत्व माने रिलेटिव डेंसिटी। देखिए और साइंस नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। साला साइंस अंग्रेजी के बिना कैसे पढ़ाया जा सकता है? लड़के हंसने लगे। हंसने की वजह हिंदी और अंग्रेजी की लड़ाई नहीं थी, साला शब्द का मुहावरेदार प्रयोग था। लेकिन हाज़रीन, साइंस अंग्रेजी के बिना पढ़ाया जा सकता है या नहीं, ये एक फलसफियाना सवाल है और इस फलसफियाना सवाल पे गौर करने के लिए कदीम दिल्ली कॉलेज से सर सैयद अहमद खान से होते हुए कृष्ण कुमार तक आज भी उसी सवाल पर गौर कर रहे हैं। और हमारे बड़े बड़े मेधावी छात्र बड़े बड़े वजीफे लेके अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों, शिकागो, कोलंबिया, यूसीएलए में बड़ी बड़ी पोस्टों पे बड़े बड़े लेक्चरर बन के बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हुए इसी पे शोध कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। और कभी कभी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक की किताब को छूकर बोल उठते हैं, कभी कभी अपन को लगता है कि सारा पुलिस सपोर्टर अहम, संजीदा और फलसफियाना है। हाज़रीन, फिलॉसफी हिंदी साहित्य का अभिन्न अंग है। इसलिए ये श्रोता बहुत देर से सोच रहे होंगे कि हिंदी के उपन्यास के बारे में ये लोग पता नहीं दल तो बोले चले जा रहे हैं, फिलॉसफी क्यों नहीं बता? क्या मामला है? कहीं ये फ्रॉड तो नहीं? क्योंकि किसी भी सुबकवादी उपन्यास में हाज़रीन कहा जा सकता है कि नायक ने नायिका के जलते हुए होठों पर अपने होठ रखे और कहा, नहीं नहीं निशी, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। वो मेरा सत्य नहीं है, वो तुम्हारा अपना सत्य है। इसी को ठाए कहते हैं। इसी के बाद निशी और टिक्कू 1000 मीटर वाली फलसफियाना दौड़ में निकल पड़ते हैं और बदन से कपड़े उठते जाते हैं, उठते उड़ते गिरते पड़ते वो मैदान के उस सिरे पर बंधे हुए फीते को सत्य समझकर जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है ये तो सत्य है ही नहीं। इसलिए हे भाइयों, उसके बाद शुरू होता है संयोग, श्रृंगार, जलते हुए होठों पर होठ और फिलॉसफी की मार। तो सुनो दोस्तों, हिंदी का ये किस्सा कहानी रोककर मैं तुम लोगों को फिलॉसफी पढ़ाना चाहता हूं। दरअसल मैं एक फिलॉसफर था। बचपन के कुसंग के कारण उपन्यास लिखने लगा। वाकया ये है, हम भी फिलॉसफर हैं। बचपन के कुसंग के कारण और तंगी हालात की वजह से हमें दास्तान गोई का मोर्चा संभालना वाकया ये है कि मूंगफली और आवारागर्दी की तरह एक बार फलसफे की चाट पड़ जाए तो खत्म होने का नाम नहीं है। और अगर एक बार आदमी फिलॉसफी पढ़ ले तो सिर्फ एक ही काम कर सकता है कि दूसरों को फिलॉसफी पढ़ा सकता है। थोड़ी देर हम आपको फलसफा पढ़ाने की इजाजत देना चाहते हैं कि एक बहुत बड़े फलसफी थे हजरत अफलातून, जिन्हें उर्फ़े आम में कुछ जाहिल लोग प्लेटो के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक बार कहा कि हर इंसान में 3 सिफात होती हैं, अक्ली, मंतिकी, रूहानी, बशरी और मादी सिफात। जिसके अंदर अक्ली और मंतिकी सिफात ज्यादा है उसे ही हुक्मरानी करनी चाहिए, क्योंकि वो चीजों की अशली अहमियत को समझकर लोगों की हिदायत कर सकता है। लेकिन कलयुग के दौर में फलसफियों को कौन हाकिम बनने दे सकता है हाज़रीन? इसलिए कम से कम इतना तो किया जाना चाहिए कि हाकिमों को फलसफी बन जाना चाहिए और उसके लिए दरकार है कुछ फलसफी। फलसफा 2 किस्म का होता है हाज़रीन, एक वो अफलातूनी किस्म का जिसे पोथी लिखी फलसफा कह सकते हैं, और दूसरा है आंखों देखी फलसफा, जिसके शिवपालगंज में सबसे अहम नुमाइंदे हैं श्री गयादीन जी, जिनके फलसफे को गयादीनवाद के नाम से जाना गया। गयादीन गांव में रहते थे, जोड़ घटाव हिसाब गुना भाग में बड़े माहिर आदमी थे, सूद पे पैसे चढ़ाया करते थे। गयादीन की एक बेटी थी, उसका नाम बेला था। गयादीन की एक बहन थी जो बेवा हो गई थी। गयादीन की एक दीदी थी
जो मर गई। बेला देखने में सुंदर, स्वस्थ, दिल कार्यों में कुशल थी, पढ़ी लिखी इतनी थी कि रामायण और मनोहर कहानियां पढ़ लेती। बेला बड़ों की आज्ञा का पालन करती थी। वो घर के दरवाजे से कभी बाहर नहीं जाती थी। जब उसे बाहर जाना होता था तो वो छत पे मोहल्ले की मिली हुई छतों को पार करती हुई पड़ोसी के घर। रुक्मन बाबू बेला से प्यार करते, बेला को ये नहीं मालूम। रुक्मन बाबू सप्ताह में 3, 4, 5 खत लिखते थे और लिख के उसे फाड़ दिया करते थे। बतौर मिश्रा हाजरीन, बकौल मिश्रा कि कभी आह ली, कभी खत लिखा, कभी खत को लिख के चला दिया। आज इन बातों का कोई तात्कालिक महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि गयादीन जी छंगावल इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रबंध समिति के उप सभापति और बैग जी से उनके बड़े अच्छे संबंध थे। वो पैसे वाले थे, इज्जतदार थे। रुक्मन बाबू, प्रिंसिपल साहब, बैग जी और जिला टैक्स कलेक्टर की उन पर कृपा थी। सबके बावजूद वो निराशावादी थे और फूंक फूंक के संभल के कदम रखते थे। यहाँ तक कि उड़द की दाल तक खाने से परहेज करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उड़द की दाल खा लेने से गैस बनती है और आदमी को गुस्सा आ जाता है। कॉलेज की जिस प्रबंध समिति में वो सभापति थे, उन कॉलेज के मास्टरों के बारे में गयादीन जी की ये राय थी कि एक तो खन्ना मास्टर थे जिनके बारे में गयादीन कहते थे वो बेवकूफ है। दूसरे मालवीय जी थे जिनके बारे में गयादीन की राय थी वो उससे भी बड़ा बेवकूफ है। तीसरे मास्टर का नाम गयादीन नहीं जानते थे, पर उसके बारे में उनकी राय थी आला दर्जे का बेवकूफ। चौथे, पांचवें, छठे और सातवें मास्टरों का भी नाम गयादीन नहीं जानते थे, पर उनके बारे में भी उनकी ये राय थी और इस वक्त गयादीन की निराशा कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी, क्योंकि साथ के साथ स्कूल मास्टर एक साथ उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे और यकीनन गयादीन के घर में हाल में हुई चोरी के बारे में सहानुभूति जताकर कॉलेज के बारे में कोई बेवकूफी की बात शुरू करने वाले थे। प्रिंसिपल ने हमसे सब काम ले लिए। खन्ना मास्टर को हॉस्टल का इंचार्ज हटा दिया, हमसे गेम का चार्ज ले लिया। ये सब काम वो अपने आदमियों को दे रहा है गयादीन जी। भैया हम कुछ कहेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। कॉलेज बैग जी का, प्रिंसिपल बैग जी का, अगर प्रिंसिपल अपने आदमी रख रहा है तो उसमें कौन सी बुरी बात है? और इसका क्या करें कि वो लड़कों को हमारे खिलाफ भड़काता है, माँ बहन की गाली देता है, हम कुछ लिख के देते हैं तो उसे गुम कर देता है और फिर बाद में जवाब तलब करता है। ये तो दफ्तरों का आम तरीका है, आप बता रहे हर जगह यही होता है, क्यों अशोक जी? अरे भाई, जब 10-20 लाशें गिर जाएंगी तब आप ही कहेंगे, समझेंगे कि कोई नई बात हुई। गयादीन उसके गुस्से को देर तक दया भाव से देखते रहे, समझ गए कि इसने आज उड़द की दाल हर तरफ लाशें ही लाशें तो दिख रही है। गयादीन जी उन मास्टरों को देखकर बड़ी देर तक विचार करते रहे कि आजकल के मास्टरों के साथ मसला ये है कि इनको जो है बचपन में मुर्गा नहीं बनाया, इसीलिए इनको रीढ़ की सीढ़ी रखने की आदत नहीं है। एक अपने मास्टर फाखिर हुसैन थे, बात बेबात पे मुर्गा बना देते थे। एक बार मैंने हुमायूं के बाप का नाम शाहजहां बना दिया तो मुर्गा बना दिया, इस बात पे ना बनाते किसी और बात पे बना देते। अपना तो तालिब इल्मी का सारा जमाना मुर्गा बने हुए ही गुजरा, बेंच पे आना तो कभी कभी नसीब होता। कैसे कैसे लड़के थे, मुर्गा बन के पेट खा के कहां पहुंच गए। एक तो एसपी होकर रिटायर हुआ, एक हाल में गांव सुधार के महकमे में डायरेक्टर होकर निकला। अब वैसे मास्टर कहां और वैसे लड़के कहां? लड़के तो फिर भी मौजूद हैं चारों तरफ, जिधर देखो उधर लड़के ही लड़के हैं, गांव में, शहरों में। अरे इतने लड़कों को कोई शिक्षा दे सकता है भला? अगर शिक्षा दे भी दी तो रोजगार कौन देगा? हर स्कीम को फेल कर देते हैं, हर योजना को बिठा देते हैं। अरे 1 करोड़ की स्कीम लेकर के आओ, उसको बिठा देने के लिए अगले साल 1.5 करोड़ की फौज पैदा हो जाए। अरे भाई आप ही बताइए, घर में पाव भर खीर बने और 3-4 लड़के हों तो सबके हिस्से कितना? 1-1 छटाक, आधा छटाक। और अगर लड़के ना हो तो मियां बीवी आधा पाव खीर खाए आराम से। हमारा तो कोई लड़का है नहीं, पर एक बात बताओ,
खीर बने तो पाव भर ही क्यों बने? अरे शेर भर खीर बना लो। अरे शेर भर खीर बनाने की हैसियत कितनों की है? भाई तो हैसियत बढ़ाने की बात करो ना। कहे लड़कों को क्यों दोष देते हो? खीर नहीं बनती तो पकोड़े बना लो। ना तो लड़कों की हैसियत बढ़ रही थी, ना नौकरी की हैसियत बढ़ रही थी। हैसियत इन दिनों शिवपालगंज में बढ़ रही थी तो बवासीर। लड़कों की जो एक लातादाद फौज है ये दरअसल हमारे महानायकों और उनकी योजनाओं के लिए बवासीर की तरह है कि जाके योजनाओं में चिपक जाती है और किसी योजना को चलने देती। तो रंगनाथ ने देखा कि इन दिनों शिवपालगंज की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा जा रहा है बवासीर। हालांकि भारत का सबसे व्यापक रोग दांत है और सबसे अधिक विज्ञापन और सबसे अधिक डॉक्टर भी इसी रोग के पाए जाते हैं, पर कुछ और भी रोग हैं और कुछ और भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिन्हें अभी तक नोबेल प्राइज नहीं मिला है। कस्बा जहानाबाद में एक डॉक्टर है, चूंकि वहां बिजली आ गई है इसलिए वो नामर्दी का इलाज बिजली से कर रहे हैं। एक और डॉक्टर है जो बिना ऑपरेशन के अंडवृद्धि का इलाज करते हैं। मलेरिया, डिप्थेरिया, फाइलेरिया, कॉलेरा, टीबी, टाइफाइड, पेचश, कुपोषण, कैंसर, इन सब रोगों के मामले में हमारा देश बड़ा समृद्ध देश है। और बात यह है हाजरीन के असल में 3 ही रोग हैं, नामर्दी, दाद और अंडवृद्धि। अब इन रोगों का मुकाबला करने के लिए बवासीर के 4 कद्दे-आदम अक्षर शिवपालगंज की दीवारों पर चस्पा है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यहाँ पेचिश का युग समाप्त हुआ और मुलायम तबीयत, दफ्तर की नर्म कुर्सी, शिष्टतापूर्ण रहन सहन, हल्के परिश्रम, 24 घंटे चलने वाले खानपान का युग धीरे धीरे संक्रमण कर रहा है और सर्वव्यापी छाई हुई नामर्दी का इलाज करने के लिए आधुनिकता का प्रतीक बनकर बवासीर मैदान में उतर चुकी है। चुनांचे दीवारों पर हर तरफ इश्तिहार चस्पा है और खूब देवरियाई का ये शेर है कि दर्द उठता है बैठ जाता है, बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। ये जो लड़के हैं योजनाओं को पिछाने वाले बवासीर, पर महापुरुषों के लिए, महापुरुषों को उठाने के लिए ये अक्सीर का काम करते हैं। आनंद फानन में ये बेरोजगार लड़के भाषण सुनने वाली भीड़ में तब्दील। हाजरीन, एक पुराने श्लोक में भूगोल की बात कही गई कि सूर्य पूरब दिशा का अधीन होकर नहीं रुकता, बल्कि वो जहां से उग जाता है वही पूरब दिशा कहलाती है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई देश महान इसलिए नहीं बनता कि वहां की जनता महान होती है, देश महान इसलिए होता है कि उसे एक महापुरुष, महानायक का नायकत्व प्राप्त होता है। ऊंची बात है, निचली बात। चला तो एक दिन महापुरुष को ख्याल आया कि है मैंने 48 घंटों से नौजवानों से खिताब नहीं किया, मेरे मन में इतने बड़े बड़े विचार आए और मैंने देश को नहीं सौंपा। 48 घंटे, कितने सेकंड, कैसे कैसे विचार आए जिससे देश को कितना लाभ पहुंच सकता था और मैं उनको मन में दावे बैठा रहा। कितना स्वार्थी हूं मैं, धिक्कार है मुझको, स्वांतः सुखाए का मैं पापी हुआ हूं। तब ये सोचकर महापुरुष
तुरंत अपने पुष्पक विमान पर सवार हुए और दिव्य दृष्टि से नीचे का निरीक्षण करते हुए उड़ने लगे कि नीचे उन्हें एक पुलिया पर दोनों तरफ अंडरवेयर पर बनियान और कुछ शर्ट पर पजामा पहने हुए कुछ लड़के तीतर की बोलियां बोलते हुए दिखाई दिए। क्षण के एक सेकंड में वो भाग गए कि विद्यार्थी थे। तो उन्होंने तुरंत अपना विमान नीचे उतरने का आदेश दिया और आनंद फानन छंगावर इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में उनका विमान उतर। जैसे ही उनका विमान उतरा, स्टूडेंट को बाहर निकाला गया और सारे के सारे स्टूडेंट भाषण सुनने वाली भीड़ में तब्दील हो गए। महापुरुष ने भाषण शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने लड़कों को बताया कि वे देश का भविष्य हैं और मास्टरों को बताया कि वे देश के भविष्य निर्माता हैं। लड़के और मास्टर इस बात को पहले से ही जानते थे। फिर उन्होंने लड़कों को डांटा कि उनमें संयम की कमी है। फिर मास्टरों को डांटा कि ये वो उन्हें नहीं सिखाते। फिर उन्होंने लड़कों को डांटा कि वे राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान इत्यादि इत्यादि के बारे में कुछ नहीं जानते। फिर उन्होंने मास्टरों को डांटा कि वे इन सब बातों को लड़कों को नहीं सिखाते, फिर भी उन्हें महंगाई का भत्ता और अधिक वेतन चाहिए। अंत में तंग आकर महापुरुष ने कहा कि इस देश की शिक्षा पद्धति ही खराब है। जैसे ही महापुरुष ने ये कहा, उनको लगा कि उनके फैलते हुए भाषण में उनको एक दिशा मिल गई है और उन्होंने इस जुमले को उठा के उठकना पटकना शुरू किया कि देश की शिक्षा पद्धति ही खराब है। फिर उन्होंने राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का हवाला देते हुए कहा, देश की शिक्षा पद्धति ही खराब है और इसमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है। इस पर कॉलेज के मैनेजर बैद जी ने सर हिला के कहा, हाँ, इस देश की शिक्षा पद्धति खराब है। बैद जी ने सर हिलाया तो फिर मास्टरों ने सर हिलाया कि इस देश की शिक्षा पद्धति खराब है। फिर कॉलेज के शोधों ने सर हिलाकर कहा, हाँ जी, इस देश की शिक्षा पद्धति खराब है। इस बात को सुन करके वहां पर ताड़ी पीने वाले जुआड़ियों और गजेड़ियों को सख्त इत्मीनान हुआ कि इस देश की शिक्षा पद्धति हो गया कि देश की शिक्षा पद्धति खराब है। तो महापुरुष ने देश की एकता, अखंडता, समन्वय, गोरक्षा, गोप्रेम इत्यादि पर एक अनिवार्य जुमला बोलकर सेवा के बाद मिलने वाली मेवा यानी एक प्याली चाय पिलाकर तुरंत 70 की स्पीड से दूसरे शहर निकल गए, वहां ये बताने के लिए कि देश की शिक्षा पद्धति खराब है। लड़के और मास्टर भाई और बहनों की नकल उतारते हुए वहां से निकल गए और शिक्षा में आमूल परिवर्तन के लिए कॉलेज में बच गए 2 माली, 3 चपरासी, 4 उल्लू और 6 और बाकी रह गए कुछ पालक जो गलियों में झंडियां वगैरह उतारने के काम में लग गए। हाज़रीन, इस देश के प्रत्येक महापुरुष के इर्द गिर्द पालकों का मेला लगा। पुरुष जब महापुरुष बनता है तो वो अपनी इज्जत पालकों को सौंपता है। ये पालक उसे लेकर खींचना शुरू करते हैं। खींचते उसमें से हजारों धाराएं फूटती हैं जो लोकसभा की बहसों को और विधानसभा की बहसों को सराबोर करती हैं और अखबार, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह उनके छींटों से गंधाने लगते हैं। पूरा का पूरा लोकतंत्र उसमें डूबने उतराने लगता है और अंत में बेहयाई के महासागर में समा जाता है। महापुरुष तख्त पे बैठे अपने बालकों का खेल देखते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। अगर कोई सिरफिरा आकर उनसे कहता है, अरे महापुरुष देखो, तुम्हारे बालकों ने अति कर रखी है, ज्यादती मचा रखी है, किस तरह बेइज्जती करने पर उतारू है, तो महापुरुष कहते हैं, आप फ्रिंज एलिमेंट्स को इतना भाव क्यों दे रहे हैं? वाले को नहीं बंद किया जा सकता, अरे क्यों क्यों लगते हैं? फिर महापुरुष कहते हैं, उबलने दो इस गुस्से को, उफनने दो इस आक्रोश को, इसी मंथन से कोई अमृत निकलेगा जिससे देश का कल्याण होगा। लेकिन कोई इससे मेरा खुद भी अड़ा रहता है। तब महापुरुष कहते हैं, महाशय, आइए जानते हैं कि ये ज्यादती होती है। पहले इस बात की जांच कराते हैं कि ज्यादती क्या है और फिर ये बताइए महाशय कि इस ज्यादती की शुरुआत किसने की? अरे ये आग लगाई किसने? तो हाज़रीन, शिवपालगंज में बैद जी के बालकों में सर्वोत्तम स्थान था कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का, जो खन्ना मास्टर और मालवीय जी से जन्मजात पैर रखते थे और अक्सर कहते रहते थे, मुए भुए भुए भय पास मुले घास छिली आवे।
तो एक दिन रंगनाथ को पता चला कि बैद जी ने कॉलेज में, इंटरमीडिएट कॉलेज में मैनेजरी का चुनाव दोबारा करवाने का फैसला किया है। तो वो मैनेजर प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचा, कहने लगा क्या जरूरत चुनाव कराने की, कॉलेज बैद जी का है, मैनेजर प्रिंसिपल उनका है। तब प्रिंसिपल साहब ने कहा, रंगनाथ बाबू आप नहीं समझेंगे, ये कौड़िल्ला छाप लोग हैं। कौड़िल्ला समझते हैं? हाँ वही ना, जो बंजर जमीन में घास उगाती है, उसमें छोटे छोटे सफेद सफेद फूल होते हैं। ये कौड़िल्ला छाप लोग हैं, बार बार बैद जी को परेशान करते हैं। बैद जी खामखा इनकी बातों में आ गए। बहरहाल आप देखिएगा आगे चुनाव इन कौड़िल्ला छाप लोगों के लिए ऐसे ही चुनाव जरूरी है। चुनाव के दिन जब रंगनाथ पहुंचा इंटरमीडिएट कॉलेज, तो उसने देखा कि छंगावल इंटरमीडिएट के बाहर 15-20 पालक हाथों में हॉकी स्टिक और बैट के बल्ले लिए खड़े हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। कॉलेज को सुरक्षा चक्र में ले लिया गया है। कुछ देर बाद ठाकुर साहब आए, अपनी बलराम सिंह अपने चेतक पर सवार और तनी हुई जेब लेकर, और प्रिंसिपल साहब को तनी हुई जेब दिखाकर बोले, यहाँ सब शांति और सुरक्षा रहेगी, आप चिंता मत कीजिए। नतीजा ये हुआ हाजरीन कि कुछ मेंबरान अंदर पहुंच पाए, कुछ नहीं पहुंच पाए, और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। फिर बैद जी बाहर निकले। प्रिंसिपल साहब जैसे ही बाहर आए तो बिधे हुए सुअर की तरह चिचियाते हुए उन्होंने कहा, कहाँ गए खानवास सर, मारो कर चुतरिया में 4 लाख, और यो न कर पाए तो हाथ पैर तोड़वा के नारी में डाल दी। अरे चुनाव में क्या हुआ? बैद जी! अरे जैसे ही लोगों ने सुना बैद जी नारा लगाना शुरू किया कि बोल सियापति रामचंद्र की जय, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। हाज़रीन, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक बार जय का नारा लगना शुरू हो जाए तो कहां जाके खत्म होगा, कहां नहीं जा सकता। इसीलिए सड़क से महात्मा गांधी का नाम लाया। एक चवन्नी चांदी की जय हो, महात्मा गांधी की, एक बैद जी महाराज की जय हो, बैद जी महाराज की जय हो, बैद जी महाराज की जय हो, बैद जी महाराज की जय हो। इस तरह बैद जी छंगामल कॉलेज की प्रबंध समिति का चुनाव फिर जीत गए। इसीलिए कहा कि बैद जी थे, हैं और रहेंगे। ओम बूढ़ों की आंख, छोकरों का काजल, ओम तुलसी दल विप्लव पत्र चंदन रोली अक्षत गंगा जल, ओम छू छू बू बू भट कुट, ओम शत्रु की छाती पे लोहा कुट, ओम भरो भरो भरो, ओम बजरंग बली 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 बली, ओम बजरंग बली, ओम बंदूक का टोटा पिस्तौल की नली, ओम बंदूक का टोटा पिस्तौल की नली, ओम बंदूक का टोटा पिस्तौल की नली। आज यहाँ बहुत ढेर सारे गंजे बैठे हैं, बड़ी देर से गुनगुना रहे हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, हमने कौन सी किताब पढ़ी थी और कौन सी दास्तान सुनाई जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको गुनगुनाने का थोड़ा मौका मिल जाए, ताकि वो आपस में गुनगुनाएं और एक दूसरे से गुनगुनाएं।